हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। सीए इंटरमीडिएट के अभी अभी लेटेस्ट जो एग्जाम ओवर हुए हैं मई 2024 के, उसका आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ था उसका आज हम सॉल्यूशन यहां पे बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार का ये जो एग्जाम था ये न्यू सिलेबस का फर्स्ट एग्जाम था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने कहा था कि 30 मार्क्स का वो एमसीक्यू आपसे पूछने वाले हैं और बाकी जो 70 मार्क्स का है वो डिस्क्रिप्टिव पूछने वाले हैं। तो इस बार जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू था उसका क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, बट जो एमसीक्यू 30 मार्क्स का था वो अपलोड नहीं किए, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं किए, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी नहीं किए। तो हम यहां पे आज जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसका सॉल्यूशन आज यहां पे बनाने वाले हैं। दो पार्ट में आपका पेपर दिया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में एमसीक्यू था और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया पार्ट 1 इंस्टीट्यूट ने अपने पास रख लिया और पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया और बच्चों को भी दे दिया था। जो एमसीक्यू था वो आपको ओएमआर शीट में देना था और ऑफ कोर्स जो पार्ट 2 था डिस्क्रिप्टिव था उसके लिए तो आपको अलग से आंसर शीट मिली ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 घंटे का ही पेपर था नॉर्मल, और काफी सारे बच्चों का ये था कि सर क्या एमसीक्यू का अलग टाइम अलॉटमेंट है और डिस्क्रिप्टिव का अलग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव ये आपको 3 घंटे में सॉल्व करके देना था। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। पार्ट 1 जैसा कि मैंने कहा एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने अपने पास रख लिया, रिलीज नहीं किया, तो हमें नहीं पता एमसीक्यू में 30 मार्क्स में क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। अगर फ्यूचर में रिलीज होता है हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 की अगर बात करें जिसमें अपने को 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना था, तो उसके अंदर टोटलिटी में 6 क्वेश्चन थे। इन्होंने कहा क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने कंपलसरी रखा था 14 मार्क्स का, अभी दिखाऊंगा किस तरीके से, और बाकी जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से अपने को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सिंपल, पहले क्या होता था, पहले 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, पहले 6 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए जाते थे, उसमें से अपने को 5 अटेम्प्ट करने होते थे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता था। अभी भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन 6 ही रखे एमसीक्यू 30 मार्क्स के अलावा, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रखा, बाकी 5 में से 4 अटेम्प्ट करने थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बच्चों को लेंदी जरूर फील हुआ होगा। काफी सारे बच्चों ने बोला भी कि सर पेपर थोड़ा सा लेंदी था। रीजन वही था कि जो पहले 70 मार्क्स में पूछा जा रहा था वही अप्रॉक्स पहले जो 100 मार्क्स में पूछा जा रहा था वही चीज अब आपको 70 मार्क्स में पूछी गई, साथ में 30 नंबर का एमसीक्यू भी। तो पेपर नो डाउट पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेंदी लगा। वर्किंग नोट हमें बनानी होते हैं, इंग्लिश में आपको पेपर करना है, अगर किसी ने हिंदी अडॉप्ट किया हो तो वो हिंदी में लिख सकता था। सर पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, उसके बाद 5 में से 4 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने थे। पहले तो देख लेते हैं कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स। बहुत अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने, इससे क्या कवरेज ज्यादा करना पॉसिबल हो पाता है। पहले में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था पार्ट ए में, वो आपको मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में से पूछा गया, ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट। जो बी क्वेश्चन आपको पूछा गया वो पूछा गया आपका जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से, फिजिकल यूनिट मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। और पार्ट सी जो था वो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको 8 नंबर का एक और 6 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब 2 पार्ट कर दिए थे इसके, जिसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से दिया गया और 6 नंबर का क्वेश्चन आपको सर्विस कॉस्टिंग में से दिया गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपको एक पार्ट दे दिया 7 मार्क्स का, तो दूसरा पार्ट भी आपको 7 मार्क्स का दे दिया। पहला जो पार्ट था वो रखा गया बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से, फ्लेक्सिबल बजट टाइप क्वेश्चन है, और बी जो पार्ट रखा गया वो आपका रिकॉन्सिलिएशन में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रखा गया। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको बना के देना था और एक थ्योरी
पार्ट इसमें अटैच किया गया कि रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत कब पड़ती है, जो आपको पता होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें पार्ट ए 8 नंबर का प्रोसेस कॉस्टिंग में से दिया गया, और इसके साथ 6 नंबर का एक क्वेश्चन अटैच किया गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से, नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, दैट इज फ्रॉम ओवरहेड चैप्टर, ओवरहेड चैप्टर में से अटैच किया गया। और इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में से, और उसके बाद मार्जिनल नहीं है, ये लेबर टर्नओवर है लास्ट में, लेबर टर्नओवर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट में से, और उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में से 4 नंबर का क्वेश्चन, और देन सी पार्ट जो है वो एक 4 नंबर का थियोरी अटैच किया गया। एंड फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन आता है, हमें पता है कि थियोरेटिकल पार्ट होता ही है, 5-5 नंबर के 5-5, और इसमें एक इंटरनल चॉइस दे दी 4-4 नंबर में कि या तो सी वाला पार्ट ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन 1 तो मुझे छोड़ना ही है, तो इसका मतलब मुझे ये 4 नंबर की जो थ्योरी है ये अटेम्प्ट करनी पड़ रही है, 4 नंबर की जो थ्योरी है वो मुझे यहां पे अटेम्प्ट करनी पड़ रही है, और इसको मैं थ्योरी मानता नहीं। ये जो रिकॉन्सिलिएशन वाला पार्ट थ्योरेटिकल पूछा है ये मैं थ्योरी मानता नहीं, क्योंकि आपको जब तक ये पता ही नहीं होता व्हेन इज द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, सर सिंपल सी बात है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में नहीं होता, तब तक आप रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर पढ़ ही नहीं पाते। तो ये थ्योरेटिकल मैं नहीं मानता। इसका मतलब ये है कि 70 में से 66 मार्क्स का हम प्रैक्टिकल पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते थे, और 4 नंबर का एक थियोरी अपने को अटेम्प्ट करना था। और जो 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन आया होगा फर्स्ट वाला, अगर हम मान के चले जो हमारे मॉक टेस्ट पेपर हुए थे, एमटीपी आरटीपी आए थे, उसके अकॉर्डिंगली हम अगर हम अज्यूम करके चलते हैं तो उसमें हम 2 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बाकी वहां पे भी सारा का सारा प्रैक्टिकल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से आपका ये न्यू सिलेबस का जो पहला पेपर था वो पैटर्न क्रिएट किया गया है, और जब तक इंस्टीट्यूट इसमें कोई चेंज नहीं बताता तब तक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद सितंबर 2024 में आपके सीए इंटर के एग्जाम होने हैं, तो देखते हैं यही सेम पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं या उसमें कोई चेंज। एक्सपेक्टेड यही है कि सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बनाना सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के पेपर का। डिटेल्ड डिस्कशन हम करने वाले हैं, फुल फ्लेज सॉल्यूशन हम बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले, सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, सर मटेरियल कॉस्टिंग में से ये क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं है, आप इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग में करके जाते हो। टेस्को साइकिल्स लिमिटेड यूजेस अबाउट 3,60,000 साइकिल लॉक्स पर एनम। साइकिल के लॉक्स है 3,60,000 की जरूरत होती है, एंड द यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 30,000 पर मंथ। 3,60,000 पर एनम है तो 30,000 पर मंथ हो गए, सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे आपका ए मिल पा रहा है। द साइकिल लॉक कॉस्ट ₹240 each at wholesale rates and carrying cost is estimated to be 10% of the annual average inventory value। सर लॉक की जो कॉस्ट है वो 240 रुपए रहेगी, और 10% इसकी कैरिंग कॉस्ट है, तो सिंपल सी बात है आपको आपका सी मिल गया 240 का 10% 24। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इज 1200, 1200 रुपए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, आपका ओ पता चल गया। तो सर आपको ए ओ सी पता चल गया, आप इजीली ईओ क्यू निकाल सकते थे। इट टेक्स 45 days टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सर लीड टाइम पता चल गया 45 days का है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन असेंबली लाइन, कंपनी एक सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन कर रही है। सेफ्टी स्टॉक ऑफ 6,500 साइकिल लॉक इज ऑलवेज मेंटेन्ड बाय टेस्को साइकिल लिमिटेड। सर कंपनी सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करती है। अज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, आपको 360 दिन अज्यूम करके चलने। सबसे पहले आपको ईओक्यू निकालना है, देन आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, और लास्ट में क्वेश्चन ने डिस्काउंट सिचुएशन भी क्रिएट कर दी है। सर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1A, आंसर नंबर 1A, आंसर नंबर 1A। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी, आपको ईओक्यू कैलकुलेट करके देना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी, आपको ईओक्यू कैलकुलेट करके देना है। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2 into A into O
डिवाइडेड बाई सी, अंडर रूट में 2 इंटू ए इज द एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज 3,60,000, ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1200 डिवाइडेड बाई सी। सर कैरिंग कॉस्ट, लॉक की कॉस्ट है 240 और कैरिंग कॉस्ट रहेगी 10%, तो इट विल बी 240 का 10% 24। तो यहां से आपको आपका ईओक्यू पता चल जाएगा, ये आ गया 6,000 यूनिट्स जो है दैट विल बी योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन ने कहा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर दो, और हम देख सकते हैं क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन है। जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन होता है तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड ऑल्सो नॉन एज लीड टाइम प्लस में सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कंजम्पशन, देखो आप 3,60,000 यूनिट का कंजम्पशन करने वाले हो पूरे साल में, और आपका जो लीड टाइम गिवन है वो 45 डेज है, और पूरे साल में आपको 360 दिन में लेके चलना है। तो सर अगर 3,60,000 का आप कंजम्पशन करोगे 360 डेज में, तो आपको आपका एवरेज कंजम्पशन पता चल गया पर डे, मल्टीप्लाई आपका जो रीऑर्डर पीरियड है दैट इज 45 डेज, तो एक दिन का कंजम्पशन इतना है तो 45 डेज का कितना, वो पता चल गया। लेकिन साथ में आपने कहा हम तो सेफ्टी स्टॉक हमेशा मेंटेन करके चलते हैं दैट इज 6,500 लॉक्स का, तो ये तो आपके पास होगा ही होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको आपका रीऑर्डर लेवल पता चल जाएगा, दैट विल बी 51,500 यूनिट्स। 51,500 यूनिट्स आपका रीऑर्डर लेवल आ गया। सर थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2% on the purchase of cycle locks provided the order size is 30,000 units at a time। आपने तो EOQ कैलकुलेट किया 6,000 यूनिट का, बट सप्लायर आपको एक लालच दे रहा है, सप्लायर कह रहा है 30,000 यूनिट अगर एक साथ खरीदते हो तो 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब अगर हम 30,000 लॉक्स के ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी जो कॉस्ट आ रही थी 240 रुपए, इसमें आपको 2% मतलब 4 रुपए 80 पैसे का मिल जाएगा डिस्काउंट, तो आपकी नई परचेज कॉस्ट हो जाएगी 235.2, 240 माइनस 2%, 235.2। क्वेश्चन बस आपसे जानना चाह रहा है एडवाइस वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, क्या हमें ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो सर इसके लिए बेटर है कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ, थर्ड पॉइंट में आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शो कर दो, आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शो कर दो जिसमें कंपैरिजन शो कर दो कि अगर आप ईओक्यू फॉलो करते, मतलब 6,000 यूनिट्स, पहले कॉलम में आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, अगर हम ईओक्यू फॉलो करते दैट इज 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी क्या कॉस्ट आएगी, और अगर हम सप्लायर की बात मान ले और 30,000 यूनिट्स के ऑर्डर प्लेस करें तो उस सिचुएशन में हमारी क्या कॉस्ट आएगी। सबसे पहले आप यहां पे एनुअल परचेज कॉस्ट ले सकते हो, सर हमें पूरे साल में तो 3,60,000 लॉक्स खरीदने, अगर मैं ईओक्यू फॉलो करूंगा तो 240 के हिसाब से मैं परचेज करता रहूंगा, अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट आएगी 8,64,00,000, 8,64,00,000। और अगर मैं 30,000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दूं तो मुझे यहां पे एक 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,46,72,000, 8,46,72,000, 8,46,72,000, ये आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी परचेज कॉस्ट। इसमें आप ऐड करोगे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट,
एनुअल परचेज कॉस्ट का अगर फॉर्मूला मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज इंटू में ओ ए। सर एनुअल रिक्वायरमेंट तो 3,60,000 की ही रहनी है, डिवाइड बाई यहां पे ऑर्डर का साइज आप 6,000 यूनिट का रखोगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है इस पर क्वेश्चन वो 1,200 की है, ये आएगा 72,000। और अगर आप सप्लायर की बात मान के 30,000 के ऑर्डर प्लेस करते हो तो सर 3,60,000 यूनिट खरीदने के लिए आपको 12 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, हर ऑर्डर की कॉस्ट आएगी 1,200, तो इट विल बी 14,400। ऐड करेंगे कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ध्यान देना सेफ्टी स्टॉक भी है, तो फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई सी के साथ साथ सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाई सी। सर हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज यहां पे आपका 6,000 इंटू में सी कैरिंग कॉस्ट। सर यहां पे आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही थी 240 का 10% 24 रुपए, प्लस सेफ्टी स्टॉक में 6,500 यूनिट है, तो हर यूनिट पे 24 रुपए तो आपको इनकर करनी पड़ेंगे कैरिंग कॉस्ट, तो ये आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा 2,28,000। सेफ्टी स्टॉक भी था, इस वजह से आपकी ये फिगर और ये फिगर वेरी करेगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो 72,000 के इक्वली आएगा, बट एडिशनल आपकी सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट आने की वजह से ये कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। इधर बात करें तो हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज दैट इज 30,000, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज इनटू में सी। सर यहां पे आपकी जो कॉस्ट है वो हो गई थी 240 माइनस 2%, मतलब 235.2, तो इसका 10% आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी, प्लस सेफ्टी स्टॉक 6500 यूनिट आप रखोगे, जिसपे 235.2 का 10% 23.52 के अकॉर्डिंगली ये भी आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी। अकॉर्डिंगली आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 5,05,680, 5,05,680। अकॉर्डिंगली हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी, अगर हम ईओक्यू फॉलो करते तो हमारी कॉस्ट होती 8,64,00,000 प्लस 72,000 प्लस 2,28,000। सर टोटल विल बी 8,67,00,000, 8,67,00,000। और अगर हम आते हैं 30,000 के केस में सप्लायर की बात माने तो आपकी कॉस्ट आएगी 8,51,00,000 92,080। क्वेश्चन ने कहा था, क्या डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, कर लेना चाहिए, डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आपको फायदा होगा कितना? सर आपको फायदा होगा 15,07,920 का। इतना आपको बेनिफिट होगा अगर आप सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो इस तरीके से आपको 5 नंबर की वेटेज के लिए ये क्वेश्चन दिया गया, जिसको सॉल्व करने में आपको नो डाउट कम से कम 8-9 मिनट तो एग्जाम में लगे होंगे।
तो आप यहां पे देख सकते हो, अपना मैच कर सकते हो कि आपने जो आंसर रिप्रेजेंट किया था एग्जाम में वो आपने ठीक किया था या फिर कहीं कोई मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक हुई भी होगी किसी स्टूडेंट की, तो मुझे लगता है ये जो सेफ्टी स्टॉक वाला पॉइंट है ये शायद बच्चों को थोड़ा परेशान कर गया हो, तो हो सकता है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक बहुत रेयर क्वेश्चंस में होता है जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि हमने अपनी क्लासेस में करवाया हुआ है, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा तो इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती आपने नहीं की होगी। क्वेश्चन नंबर 1B, ये भी 5 मार्क्स की वेटेज के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से पूछा गया। एक कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए और बी, 2 प्रोडक्ट बनाती है ए और बी थ्रू ए जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। द टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इज एज अंडर। मटेरियल का एक्सपेंस है 20,000, लेबर है 10,000, वेरिएबल ओवरहेड है 6,000 और फिक्स्ड ओवरहेड है 24,000। तो अगर टोटल जॉइंट कॉस्ट की मैं बात करूं तो ये आ रही है 20 + 10 + 6 + 24, सर 60,000 की टोटल जॉइंट कॉस्ट है। प्रोडक्ट ए एंड बी कैन बी सोल्ड फॉर ₹20 per unit and 15 per unit respectively at a split off point। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलिंग प्राइस बता दिया 20 और 15 का। साथ में द प्रोड्यूस्ड क्वांटिटीज आर, प्रोडक्ट ए की आपने 2000 यूनिट बनाई है और बी की आपने 4000 यूनिट बनाई है। एक एक करके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेशन फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द फिजिकल यूनिट मेथड। सर फिजिकल यूनिट मेथड इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1 का पार्ट बी। सबसे पहले अगर आप फिजिकल मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आप हेडिंग पुट कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सर हम जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट वाइज, तो पहला कॉलम आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो और इसके अलावा 2 प्रोडक्ट आप बना रहे हो ए और बी, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट ए और ये है आपका प्रोडक्ट बी। सर आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड अप्लाई करना है, फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आप फिजिकल क्वांटिटी लिखो, यूनिट्स लिख लो। एज पर क्वेश्चन ए की 2000 और बी की 4000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करी है, 2000 एंड 4000। अगर मैं रेशियो बनाऊं तो इट विल बी 1:2 का प्रोपोर्शन, 1:2 का प्रोपोर्शन। इस रेशियो में आपको बांट देनी है जॉइंट कॉस्ट, जिसका टोटल हमने किया 60,000। तो सर 60,000 को 1:2 के प्रोपोर्शन में बांट दिया जाए तो इट विल बी 20,000 एंड 40,000। क्वेश्चन नंबर 1B की पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट यही थी कि आपको क्या करके देना था, आपको फिजिकल यूनिट मेथड के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके देनी थी। सिमिलरली क्वेश्चन ने कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड अप्लाई करके दो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड अप्लाई करके दो। सर अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड अप्लाई करना है, सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है, फिगर्स माइनस से उसमें आपको चेंज देखने को मिल रही है बस, और ये एग्जाम में ऑलरेडी भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन था। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड की बात करें, ये रहा आपका प्रोडक्ट ए और ये रहा आपका प्रोडक्ट बी, और आप चाहो तो यहां पे एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले इसमें सेल्स ली जाती है। सर सेल्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन ने कहा कि आपने 2000 यूनिट प्रोडक्ट ए की एट द रेट ऑफ 20 सेल करी है, तो सेल वैल्यू हो गई 40,000, और बी की आप 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 सेल करेंगे तो इट विल बी 60,000। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि वेरिएबल कॉस्ट का अगर टोटल करें तो सर वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 36,000 है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है 36,000 उसको फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में बांटा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में भी, और फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोपोर्शन है वो 1:2 चल रहा था, तो 1:2 के प्रोपोर्शन में 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 24,000।
अकॉर्डिंगली आप अपने कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाओगे, दैट विल बी 28,000 और ये आ जाएगा आपका 36,000। कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंट्रीब्यूशन की अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो सर ये कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन आ रहा है आपका, कितना आ रहा है देखो जरा, 7:9। कंट्रीब्यूशन जो है वो 7:9 के प्रोपोर्शन में है। तो जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 24,000 की, उसको आपने 7:9 के प्रोपोर्शन में बांट देना है, सिंपल। पहला आ जाएगा 10,500 और दूसरा आ जाएगा आपका 13,500। अकॉर्डिंगली आपको आपका प्रॉफिट भी पता चल जाता है। प्रॉफिट आप यहां पे कैलकुलेट करके दे सकते हो, दैट विल बी 17,500 और ये आ जाएगा आपका 22,500। जॉइंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सर वेरिएबल कॉस्ट थी 12,000 और फिक्स कॉस्ट 10,500, तो आपकी जॉइंट कॉस्ट है 22,500, यहां पे 24,000 और 13,500, तो इट विल बी 37,500। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें सेकेंड पार्ट में आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अकॉर्डिंगली जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करवाया। इसके बाद क्वेश्चन ने सेकेंड पॉइंट में कहा प्रोडक्ट बी कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड। प्रोडक्ट बी जो है उसको आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो बाई इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000। इससे आपको 12,000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा। लॉस हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग में 2% का। इसका मतलब पहले 4,000 यूनिट थी तो 4,000 का 2%, 4,000 का 2% 80 यूनिट का आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको 4,000 माइनस 80 3920 यूनिट्स ही मिलने वाली है। इट कैन बी सोल्ड एट 18 पर यूनिट। अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो तो 18 में बेच पाते हो, बिना फर्दर प्रोसेसिंग के 15, मतलब 3 रुपए पर यूनिट आपको एडिशनल मिलेगा 3,920 यूनिट पे। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इफ प्रोडक्ट बी इज फर्दर प्रोसेस। अगर बी को फर्दर प्रोसेस किया जाए तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। तो सर दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए आप सिंपली एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के दे सकते हो केवल और केवल बी के लिए। देखो क्वेश्चन ने कहा कि 2% का नुकसान हो जाएगा। टोटल 4,000 यूनिट थी, 4,000 में 2% का नुकसान होने का मतलब 3,920 यूनिट जो है वो आप बेच पाओगे। पहले 15 रुपए में बिक रही थी, अभी 18 रुपए में बिकेगी, तो इसका मतलब 3 रुपए आपको एडिशनल सेल जनरेट होगी। तो अगर मैं एडिशनल सेल की बात करूं तो सर आप 3,920 यूनिट बेच पाओगे, जिसपे आपको 3 रुपए एडिशनल मिल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो आपकी जो एडिशनल सेल है वो होने वाली है 11,760। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 2% का नुकसान हो गया। पहले आप 4,000 यूनिट बेच पाते थे 15 रुपए के हिसाब से, अब तो आप 3,920 यूनिट ही बेच पा रहे हो। इसका मतलब 80 यूनिट आप नहीं बेच पा रहे एट द रेट ऑफ 15 ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। तो लॉस लिखो, लॉस ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। सर अपने को एक लॉस होगा ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, कितना। तो पहले आप 80 यूनिट से सेल कर पाते थे 15 रुपए के हिसाब से, वो तो नुकसान हो गया। तो सर 1,200 रुपए का नुकसान हो गया, ये 1,200 रुपए का ये नुकसान हो गया। इसके अलावा 12,000 रुपए आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, फर्दर कॉस्ट। सर एक फर्दर एक्सपेंडिचर है, फर्दर कॉस्ट है 12,000 की, ये ऐसा कुछ है। तो फायदे का तो मतलब ही नहीं है सर, ये लॉस आएगा सीधा सीधा आपका, क्योंकि 11,760 इज द एडिशनल रेवेन्यू, जबकि नुकसान आपको ज्यादा हो रहे हैं। 12,000 की तो कॉस्टिंग ही है,
तो ये आपको लॉस हो रहा है 1440 का। तो सर लॉस है, तो क्वेश्चन ने कहा था क्या इंपैक्ट आएगा, तो सर इंपैक्ट ये है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम तो सजेस्ट करते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहले के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट जो है वो 1440 से कम हो जाएगा, तो आपको ये प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते थे जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से 5 मार्क्स की वेटेज के लिए। अगेन मेरा ये मानना है, अभी तक हमने जो 2 पार्ट किए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों की वेटेज 5-5 नंबर की थी, और हमारा 100 मार्क्स के पेपर के लिए अपने को 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 1 मार्क के लिए 1.8, मतलब 9 मिनट मिले, मतलब 18 मिनट में आप ए और बी दोनों पार्ट नहीं कर सकते। 9 मिनट कम है। इवन मैं आपको करवा रहा हूं तो अभी तक 30 मिनट्स टोटल हुए हैं, बट 30 मिनट्स में पहले 5 मिनट तो पेपर का पैटर्न वगैरह ये सब देखने में चला गया, जिसके लिए तो आपको 15 मिनट एडिशनल मिलते हैं, उसमें आपने कर लिया होगा। फिर भी अगर मैं बात करूं, 25 मिनट यहां पे मुझे आपको सॉल्व करवाने में लग रहे हैं, 25 मिनट मुझे आपको यहां पे सॉल्व करवाने में लग रहे हैं, जबकि आपको मिल एग्जाम में 18 मिनट रहे हैं। मेरे हिसाब से पेपर लेंदी रहा होगा आपके लिए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े पॉइंट नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1C, क्वेश्चन नंबर 1C जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से है। कई बार हम इसको, मैं तो इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही कवर कराता हूं, कुछ ऑथर्स इसको बजट एंड बजटरी कंट्रोल के टॉपिक में भी कवर करा के चलते हैं। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ February 2024। आपके पास एक पर्टिकुलर मंथ Feb 2024 का डेटा है। वेटेज इस क्वेश्चन की केवल 4 मार्क्स की है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे एंड 6 डेज पर वीक। एक दिन में 8 घंटे और एक वीक में 6 दिन। और नंबर ऑफ वीक्स की बात करें इन द मंथ तो 4 वीक्स। मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास 150 इंप्लॉइज की है, लेकिन एक्चुअल में आप केवल और केवल 125 इंप्लॉइज के साथ वर्किंग कर रहे हो। एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो 86%। आपने फॉर्मूला लगाया होगा एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स, जो कि फॉर्मूला है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो का, तो 86% आया। और आपने एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला लगाया, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, तो 110% आया। क्वेश्चन की डिमांड है 4, तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 डिमांड 1-1 नंबर की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको एक्चुअल आवर्स वर्क कैलकुलेट करने थे, तो अगर आपके पास एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो गिवन है, तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना लिया था। तो सबसे पहले आप यहां पे एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स। आपके पास प्रोपोर्शन गिवन है 86%। एक्चुअल आवर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हमें बजटेड आवर्स की जरूरत है। बजटेड आवर्स की अगर मैं बात करूं तो सर बजटेड आवर्स आप इजीली यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। बजटेड आवर्स होते हैं 8 आवर्स पर डे, 6 डेज पर वीक, 4 वीक इन ए मंथ। और एक्चुअल वर्किंग इसमें कंसीडर की जाती है, इंप्लॉइज जो लिए जाते हैं वो एक्चुअल। तो 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 125, 24,000 घंटे। जो कैलकुलेशन मैंने दिखा दी है बजटेड आवर्स की, 24,000 आवर्स। इसको सॉल्व किया तो एक्चुअल आवर्स आ गए आपके 20640। पहली रिक्वायरमेंट यही थी। सेकंड रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बताओ। तो आपको एफिशिएंसी रेशियो गिवन था, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो आपको इजीली आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा। आप फॉर्मूला यूज करेंगे एफिशिएंसी रेशियो का, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। आपके पास एफिशिएंसी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 110%। 110%। एक्चुअल आवर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 20640, तो यहां पे आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल गया 22704 आवर्स। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट तो सिंपल ही थी, आपको एक्टिविटी रेशियो निकालना था। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अभी आपने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 22704 निकाला, बजटेड आवर्स आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिए थे 24,000, इट विल बी 94.6%।
और फोर्थ एंड लास्ट रिक्वायरमेंट थी आपको स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स इनटू 100। बजटेड आवर्स तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके थे 24,000। मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स जो है वो आप कैलकुलेट कर लो, 8 आवर्स पर डे है, 6 डेज पर वीक है, 4 वीक, और मैक्सिमम कैपेसिटी 150 एम्प्लॉइज की है। तो 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 150 करोगे तो आपको आपका मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पता चल जाएगा, दैट इज 28,800। 28,800 मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया है और ये आ जाएगा आपका 83.33%। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंट्रोल रेशियोज में से आपसे पूछा गया, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कवर करते हैं और कुछ ऑथर इसको बजट एंड बजटरी कंट्रोल में भी कवर कराते हैं, बट मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसी वजह से कराता हूं क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज होती है वो सारी की सारी टर्म्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली ही यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके 2 पार्ट किए गए। पार्ट ए 8 मार्क्स की वेटेज का जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से रखा, और पार्ट बी 6 मार्क्स की वेटेज के लिए जो कि आपको सर्विस कॉस्टिंग में से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2A, लग्जरी डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी which manufactures ready-made designer shirts. It has 4 customers, 4 कस्टमर्स हैं। कंपनी का नाम है लग्जरी डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड। इनके 4 कस्टमर है, 2 होलसेल कैटेगरी कस्टमर्स एंड 2 रिटेल कैटेगरी कस्टमर। 2 होलसेल कस्टमर है और 2 रिटेल है। इट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ये फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक्टिविटीज को 4 एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर दिया और साथ में आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करके दिए। एक्टिविटी है ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसके लिए आपको 1260 पर परचेज ऑर्डर का रेट कंसीडर करना है। सेकेंड एक्टिविटी रहेगी कस्टमर विजिट, जिसके लिए आपको 1500 पर कस्टमर विजिट खर्चा शो करना है। रेगुलर डिलीवरी ₹30 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड, तो आपको इसमें डिलीवरी भी कंसीडर करनी पड़ेगी और किलोमीटर भी कंसीडर करने पड़ेंगे। एक्सपीडाइटेड डिलीवरी का खर्चा रहेगा 4490 पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। एक्सपीडाइटेड का मतलब होता है इमरजेंसी डिलीवरी। लिस्ट सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज ₹1000। देखो लिस्ट सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जो एमआरपी टैग लगा हुआ होता है शर्ट के ऊपर वो, लेकिन उस प्राइस पे बिकता कहां है माल, तो डिस्काउंट के बाद जो भी एक्चुअल प्राइस होता है वो आपको नीचे बता दिया जाएगा। एवरेज कॉस्ट पर शर्ट जो है वो 600 रुपए की है। सीईओ ऑफ लग्जरी डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड wants to evaluate the profitability of each of the 4 customer for the year 2023 to explore opportunity for increasing profitability of his company in the next year 2024। कंपनी के जो सीईओ है वो प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट करना चाह रहे हैं ईच ऑफ द 4 कस्टमर। सिंपल सी बात है, अपने को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देना पड़ेगा चारों कस्टमर का। द फॉलोइंग डेटा इन कंटेक्स्ट ऑफ 4 कस्टमर्स आर अवेलेबल फॉर 2023। 2 होलसेल कस्टमर है, 2 रिटेल कस्टमर है। होलसेल कस्टमर को इंडिकेट किया WC1 WC2 से और रिटेल कस्टमर को इंडिकेट किया है RC1 RC2 से। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपको बता दिए हैं, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट भी बता दिए हर एक कस्टमर के लिए, रेगुलर डिलीवरीज भी बता दी और किलोमीटर ट्रेवल्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी में कितने किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है वो भी आपको बता दिया। एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज बता दी है। एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ शर्ट्स है वो बता दिए। तो यहां पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर भी बताए हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ शर्ट पर ऑर्डर को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ शर्ट पता चल जाएगा। और एवरेज सेलिंग प्राइस पर शर्ट भी बता दिया, क्योंकि ऊपर आपको लिस्ट सेलिंग प्राइस था, सर किसी को 1000 में बेचोगे, किसी को 500 में बेचोगे, इस तरीके से एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो आपको ये मिलने वाला है। तो ये आपके लिए रेलिवेंट है। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड थी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। हर एक कस्टमर का ऑपरेटिंग इनकम निकालना है।
एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। और ऑपरेटिंग इनकम सेल्स का कितना परसेंट है वो कैलकुलेट करना है इन 2023, और रैंकिंग दे देनी है, रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा उसकी रैंकिंग 1 रहेगी, अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग दे देंगे। तो इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ ही है। इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। आंसर नंबर 2A, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। 4 कस्टमर है तो 5 कॉलम आपको कंसिडर करने पड़ेंगे पर्टिकुलर्स। 2 कस्टमर होलसेल हो गए WC1 WC2, और 2 रिटेल कस्टमर RC1 RC2। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट करोगे कैसे सर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और शर्ट पर ऑर्डर। जब आप शर्ट पर ऑर्डर को नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे आपको टोटल नंबर ऑफ शर्ट मिलेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से तो आपको सेल्स मिलेगी। तो 50 इंटू 215 मल्टीप्लाई बाय 700, 65 मल्टीप्लाई बाय 110 इंटू 800, 224 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू 900, 245 इंटू 15 इंटू 950। आपको हर एक कस्टमर से जो सेल वैल्यू जनरेट होगी वो पता चल जाएगा। इसमें से सबसे पहले तो जो आपको एवरेज कॉस्ट गिवन है वो माइनस कर दो। 600 रुपए पर शर्ट है तो सर सिंपल इसको भी आपने मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, 50 इंटू 215 इंटू 600, 65 इंटू 110 इंटू 600, 224 इंटू 18 इंटू 600, और 245 इंटू 15 इंटू 600। आपको आपकी यहां पे कॉस्ट पता चल गई, माइनस बाकी खर्चे, ओवरहेड। सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी आपकी, सबसे पहली एक्टिविटी थी ऑर्डर प्रोसेसिंग, 1260 रुपए पर ऑर्डर। तो सर 1260 इंटू 50, 1260 इंटू 65, 1260 इंटू 224 एंड 1260 इंटू 245। आपको आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी थी आपकी कस्टमर विजिट, 1500 रुपए पर कस्टमर विजिट। तो 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 13, 1500 इंटू 25 एंड 1500 इंटू 22। आपको कस्टमर विजिट की कॉस्ट पता चल जाएगी। थर्ड एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी थी सर आपकी रेगुलर डिलीवरी। ध्यान देना ये 30 रुपये पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड है, तो आपको इसमें नंबर ऑफ डिलीवरीज भी कंसिडर करनी होती है और नंबर ऑफ किलोमीटर भी। तो 30 इंटू 46 इंटू 20, 30 इंटू 52 इंटू 15, 30 इंटू 175 इंटू 10 एंड 30 इंटू 198 इंटू 25। आपको आपकी रेगुलर डिलीवरीज की कॉस्ट पता चल जाएगी। और फाइनली फोर्थ एक्टिविटी थी आपकी एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज, जिसका रेट था 4490। तो 4490 इंटू 5, 4490 इंटू 16, 4490 इंटू 50 एंड 4490 इंटू 62। आपको एक्सपीडाइटेड डिलीवरी की कॉस्ट पता चल जाएगी। सेल्स में से आप सारे के सारे खर्चे माइनस करोगे, आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। और क्वेश्चन ने कहा था कि ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी शो करो, तो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करोगे, आपको आपका परसेंटेज भी पता चल जाएगा। और क्वेश्चन ने कहा था रैंकिंग दो, तो रैंकिंग में सबसे पहला नंबर आता है WC2 का, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज है। इसके बाद 16.89 सेकंड रैंकिंग, देन 14.83 थर्ड रैंकिंग एंड 12.58 फोर्थ रैंकिंग। तो परसेंटेज के बेसिस पे रैंकिंग हम दे रहे हैं, परसेंटेज के बेसिस पे रैंकिंग दे रहे हैं, तो ये रैंकिंग है। अगर आप अमाउंट के बेसिस पे रैंकिंग देते हो तो उस सिचुएशन में रैंकिंग नंबर 1 इनकी होगी, सेम है। रैंकिंग नंबर 2 फिर ये होगी, रैंकिंग नंबर 3 यहां पे आएगी और रैंकिंग नंबर 4 यहां पे आएगी। क्वेश्चन ने एज सच ये बोला ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एंड रैंक देम, तो इसके बाद इन्होंने रैंकिंग की बात करी, इस वजह से मैंने परसेंटेज के बेसिस पे रैंकिंग दी है। आप अगर अमाउंट के बेसिस पे रैंकिंग देते हो तो भी मैंने आपको बता दिया क्या रैंकिंग देगी, बट मेरे अकॉर्डिंगली इसमें परसेंटेज के बेसिस पे रैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने उस हिसाब से ही पूछा है। आप चाहो तो एग्जाम में दोनों भी लिख के आ सकते थे, रैंकिंग एज पर परसेंटेज एंड रैंकिंग एज पर अमाउंट, दोनों भी लिख के आओगे तो भी आप सेफर साइड अपने को फील करोगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ बढ़े, तो जैसा कि मैंने आपको कहा सर्विस कॉस्टिंग में से क्वेश्चन नंबर 2B आपके पास यहां पे गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 2B, स्टार एयरलाइंस ऑपरेट ए सिंगल एयरक्राफ्ट एक ही है, 180 सीट्स कैपेसिटी, 180 सीट की कैपेसिटी है, बिटवीन सिटी एनडी एंड जीए, ठीक है जो भी है। द एवरेज नॉर्मल ऑक्यूपेंसी इज एस्टिमेटेड एट 70% पर फ्लाइट। जो नॉर्मल ऑक्यूपेंसी है वो 70% है, मतलब पैसेंजर जो होंगे 180 का 70%, 126 पैसेंजर ही नॉर्मली होते हैं। द एवरेज वन वे फेयर इज 12,500 फ्रॉम सिटी एनडी टू जीए। एक साइड का जो किराया है, फेयर है, 12,500 रुपए रहेगा। एंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फ्लाइट एज कलेक्टेड बाय एन एक्सपर्ट एनालिसिस आर, और जो खर्चे हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। फ्यूल की कॉस्ट जो कि पर फ्लाइट वेरिएबल है, फ्रॉम एनडी टू जीए 2,28,000 पर फ्लाइट। फ्लाइट एनडी से जीए जाएगी, 2,28,000 रुपए फ्यूल का खर्चा होगा। फूड सर्व्ड ऑन फ्लाइट फ्रॉम एनडी टू जीए नो चार्ज टू पैसेंजर, 270 पर पैसेंजर। फूड सर्व किया जाता है पैसेंजर को फ्लाइट में, 270 रुपए का कंपनी का खर्चा है, लेकिन कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। कमीशन पेड टू ट्रेवल एजेंट को जाता है कमीशन, और सारी की सारी जो टिकट्स है वो एजेंट के थ्रू ही बुक की जाती है। 7.5% फेयर का, जो भी फेयर कलेक्ट करोगे उसका 7.5%। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो लीज एंड लैंडिंग चार्जेस पर फ्लाइट रहेंगे 9,12,000, और सैलरीज रहेगी फ्लाइट क्रू की पर फ्लाइट 90,000 रुपए की। सैलरी काफी कम पे कर रहे हैं। अज्यूम दैट फ्यूल कॉस्ट आर अनअफेक्टेड बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन ए फ्लाइट। कहते हैं जो फ्यूल की कॉस्ट है वो नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे उस पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब पर फ्लाइट 2,28,000 ही रहेगी। तो ये क्या है, ये पैसेंजर पे तो डिपेंड नहीं करती, पर फ्लाइट पे डिपेंड करती है। इस वजह से इसको क्या है, वेरिएबल में डाल दिया। चलो जो भी है ठीक है। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट स्टार एयरलाइंस मेक्स पर फ्लाइट फ्रॉम एनडी टू जीए। सबसे पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना सकते हो, 2 कॉलम में पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जैसा कि हमें सबसे पहले बता दिया कि सर रेवेन्यू आपको क्या जनरेट होगा, 180 पैसेंजर की कैपेसिटी जरूर है, लेकिन इसका 70% 126 पैसेंजर होंगे, हर पैसेंजर से 12,500 चार्ज करेंगे, तो 180 इंटू 70% इंटू 12,500, 15,75,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। देन खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल और फिक्स। पहले वेरिएबल की बात करें, 2,28,000 पर फ्लाइट फ्यूल की कॉस्ट रहेगी। फूड सर्व कर रहे हो आप 270 रुपए पर पैसेंजर, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं 126, तो 126 इंटू 270 आपका फूड का खर्चा हो गया। और इसके अलावा कमीशन आप पेड करोगे 7.5% फेयर का, तो सर फेयर कलेक्शन 15,75,000 है, तो इसका 7.5%। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट शो कर दो, लीज एंड लैंडिंग चार्जेस 9,12,000 और सैलरी का खर्चा 90,000। बस आपको आपका इनकम पता चल जाएगा। 192,855 क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही थी। देन सेकंड पॉइंट में फिर से इन्होंने कहा कि मान लो स्टार एयरलाइंस एक्सपेक्ट दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 144 पैसेंजर। अभी जो 126 पैसेंजर थे, कहते हैं वो 144 हो जाएंगे। कब? इफ फेयर इज रिड्यूस टू 11,670। अगर आप किराया 12,500 से कम करके 11,670 कर दोगे तो पैसेंजर जो है 144 हो जाएंगे, तो सेल आ जाएगी 144 इंटू 11,760। क्वेश्चन की डिमांड है एडवाइस वेदर दिस प्रपोजल शुड बी इंप्लीमेंटेड और नॉट। सर दोबारा से ही पूरा स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फिर से पूरा का पूरा ही बनाना पड़ेगा आपको। 144 पैसेंजर हो गए, 11,670 का प्राइस हो गया, 1680 480 का रेवेन्यू आएगा। जो आपका फ्यूल की कॉस्ट थी वो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया था पैसेंजर चेंज होंगे तो चेंज नहीं होगा, तो 228 तो सेम रह जाएगा। लेकिन जो फूड सर्व कर रहे थे वो तो 270 रुपए पर पैसेंजर था, तो मल्टीप्लाई बाय 144 करके ये 38,880 हो जाएगा। इसके बाद जो आप कमीशन दे रहे थे वो 7.5% फेयर का था, तो अब अगर फेयर आपको रिकवर होगा 1680 480, तो इसका 7.5% 126,036।
फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, 9,12,000 रुपए लीज एंड लैंडिंग चार्जेस है और 90,000 रुपए आपका सैलरी है। तो अब आपका प्रॉफिट जो है वो 285,564 हो गया। पहले कितना था? पहले 192,855 था सर, अब बढ़ गया तो प्रपोजल शुड बी इंप्लीमेंटेड, प्रपोजल शुड बी इंप्लीमेंटेड। सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बनाते हैं, वहां पे भी स्काई एयरलाइंस ऐसा सही कुछ नाम है, इसमें स्टार एयरलाइंस है, हम स्काई एयरलाइंस के नाम से। फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि सेम फिगर तो हम एग्जाम में वैसे भी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, बट बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2 पॉइंट में हमने करा हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके भी 2 पार्ट किए गए। पार्ट ए 7 मार्क्स का क्वेश्चन रखा, दैट इज फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल, और बी पार्ट भी 7 मार्क्स का ही रखा, दैट इज फ्रॉम रिकॉन्सिलिएशन, दैट इज फ्रॉम रिकॉन्सिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 3A, ए फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 60% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री अभी तो 60% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है और 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी आइदर टू 70% और 90% लेवल। अगर आप 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 60 पे, तो 70 पे इट विल बी 14,000 और 90 पे हो जाएगा 18,000 यूनिट। 12,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 70 14,000, 12,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 19 90 80,000 18,000। It is estimated that at both the levels it will be able to sell all the production units। जितना बनाओगे बेच दोगे, यहां पे 14,000 यूनिट बनाओगे बेच लोगे, यहां पे 18,000 यूनिट्स बनाओगे बेच लोगे। The other details are as under, at 70% capacity the cost of raw material increases by 4%। मटेरियल की कॉस्ट 4% से बढ़ जाएगी, लेकिन सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाएगा 3% से, ठीक है। At 90% capacity, cost of raw material increases by 5% and selling price fall by 4%। मटेरियल की कॉस्ट 5% से बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस 4% से कम हो जाएगा। एट 60% कैपेसिटी जो प्रेजेंट था, प्रोडक्ट की कॉस्ट आती थी 360 रुपए पर यूनिट और हम सेल कर रहे थे 400 रुपए पर यूनिट में। तो इसका मतलब यहां पे आपका सेलिंग प्राइस 3% से गिरेगा, तो 400 माइनस 3% 388 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और यहां पे 4% से कम होगा तो 404% से कम होके यहां पे आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 384 का। जो 360 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से है। द यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹360 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मटेरियल इसमें 200 रुपए लगता है। अगर यहां पे 200 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट है और 4% से बढ़ जाएगा तो मटेरियल की कॉस्ट यहां पे 208 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। यहां पे 5% बढ़ेगा तो 210 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। लेबर की कॉस्ट में कोई चेंज बताया नहीं तो 60 आप 60 ही कंसीडर कर सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड 60 रुपए है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें फिक्स है 50% मतलब 30 रुपए पर यूनिट, और इसमें वेरिएबल भी 30 रुपए पर यूनिट है। सिमिलरली एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड जो है 40 में 60% तो फिक्स है, मतलब फिक्स है 24 रुपए और वेरिएबल बच गया आपका 16 रुपए पर यूनिट। इसके अलावा एडिशनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ ₹20,000 इज टू बी इनकर्ड फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट अबव 80%। अगर आप 80% से ऊपर जाओगे, जो कि केवल और केवल 90% कैपेसिटी में आपको जाना है, तो आपको 20,000 रुपए एक एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन की सिंपल डिमांड, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन द फैक्ट्री वर्क्स एट 60% प्रेजेंट लेवल, 70 और 90%, और फाइनली आपको डिसीजन देना है कि कैपेसिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, और बढ़ानी है तो कहां तक आपको बढ़ानी है। ठीक है सर, इसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना के देना है। बनाते हैं, 4 कॉलम में आपको स्टेटमेंट बना के देना है। इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया नहीं, अभी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नंबर 3 ए, हमें बनाना है एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम, या वी कैन से सर फ्लेक्सिबल बजट। तीन लेवल पे आपको कैलकुलेशन करनी है, इसका मतलब आपको टोटल कॉलम लेने पड़ेंगे 4। पहला कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स,
एक आपको 60% पे कैलकुलेशन करनी है, एक आपको 70% पे कैलकुलेशन करनी है, और एक आपको 90% पे कैलकुलेशन करनी है। एज पर क्वेश्चन 60% पे आप 12,000 यूनिट्स बना पा रहे हो, तो 70% पे आ जाएगी ये 14,000 यूनिट्स, और 90% पे आ जाएगी ये 18,000 यूनिट्स। सबसे पहले आप सेल्स कंसीडर करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स तो है ही अपने पास, सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेटेड ही है ऑलरेडी। सर 400 यूनिट, 12,000 यूनिट आप 400 रुपए के हिसाब से सेल करोगे तो 48 लाख की सेल होगी। 12,000 यूनिट 400 के अकॉर्डिंगली सेल करोगे, इट विल बी 48 लाख। यहां पे 70% पे आपका सेलिंग प्राइस गिर के 388 हो जाएगा, तो जो 14,000 यूनिट्स है वो आप 388 पे ही सेल कर पाओगे। इट विल बी 54,32,000। और यहां पे ये जो 18,000 यूनिट्स है ये आप सेल कर पाओगे एट द रेट ऑफ 384 ओनली। ये आ जाएगा 69,12,000। 69,12,000। इसमें से माइनस करने अपने को खर्चों में सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर लो। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल का खर्चा, अभी तो 200 रुपए पर यूनिट चल रहा था, तो 12,000 इंटू 200 क्या आ जाएगा 24 लाख रुपए। लेकिन जब आप 70% पे जाओगे तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ के 208 हो जाएगी, तो 208 इंटू 14,000 यह आ जाएगा 29,12,000। और जब आप 90% पे जाओगे तो ये 210 पर यूनिट हो जाएगा, तो 210 इंटू 18,000 ये हो जाएगा 37,80,000। मटेरियल के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस आएगा आपका लेबर का खर्चा, जो कि 60 रुपीज पर यूनिट है। इसमें किसी तरीके का पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, तो ये एट द रेट ऑफ 60 ही रहेगा। तो 60 इंटू 12,000 इट विल बी 7,20,000। 14,000 पे इट विल बी 8,40,000, और 18,000 पे इट विल बी 10,80,000। लेबर के बाद मटेरियल लेबर जो है वो वेरिएबल खर्चे हो गए। इसके बाद आप सेमी वेरिएबल खर्चे डाल सकते हो, या फिर वेरिएबल को ही मैं डाल दूं अगर, क्योंकि फिक्स्ड नेचर का तो कोई खर्चा बताया नहीं है, या तो सेमी वेरिएबल कर लो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वो कॉस्ट कवर होती है जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल और कुछ पार्ट आपका फिक्स चलता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो सर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो 30 रुपए पर यूनिट फिक्स है। कब? जब आप 12,000 यूनिट बना रहे थे तब फिक्स्ड है 30 रुपीज पर यूनिट, जब आप 12,000 यूनिट बना रहे थे। इट मींस इट इज 3,60,000। और फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है जब तक क्वेश्चन उसमें चेंज करने के लिए ना बोल दे, तो इट विल बी 360 एट ऑल द लेवल्स। इसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल सर वेरिएबल आपका 30 रुपए पर यूनिट ही वेरिएबल है एट द रेट ऑफ ₹30। तो अगर 12,000 यूनिट बनाओगे तो 3,60,000, लेकिन 14,000 यूनिट बनाओगे तो इट विल बी 420, और अगर 18,000 यूनिट्स बनाओगे तो इट विल बी 540। सिमिलर तरीके से आपको
एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड के खर्चे शो करने हैं, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, इसके भी दो पार्ट करने हैं। पहले फिक्स, एज पर आवर कैलकुलेशन फिक्स है 24 रुपए पर यूनिट। सर 24 रुपए पर यूनिट था जब 12,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसका मतलब टोटल था 2,88,000। ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। और जो वेरिएबल पार्ट है वो है एट द रेट ऑफ ₹16 पर यूनिट। तो अगर आप 12,000 यूनिट बना रहे थे तो इट विल बी 192। अगर आप 14,000 यूनिट बना रहे थे इट विल बी 224। और अगर 18,000 यूनिट्स बनाएंगे तो इट विल बी 2,88,000। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा अगर आप 80% कैपेसिटी से ऊपर जाओगे तो आपको एडवर्टीजमेंट पे 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो सर एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने पड़ेंगे 20,000 रुपए, लेकिन 80% से ऊपर, ये 60% है, ये 80% है, ये 60% है, ये 70% है, 90%, इस केस में आपको ये 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बस कहानी खत्म, निकाल लो प्रॉफिट। प्रॉफिट फर्स्ट केस में दैट इज प्रेजेंट जो लेवल था 60%, उस पे आपका प्रॉफिट आ रहा है 4,80,000। अगर आप 70% पे काम करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 3,88,000, 3,88,000। और अगर आप 90% पे काम करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा 556। तो क्वेश्चन एक है कौन सा बेटर है? सर 90% वाला बेटर है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो रिकॉन्सिलिएशन में दिया गया 7 मार्क्स की वेटेज का, एक काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। SK मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड showed a net profit of 5,40,400 as per their cost accounts for the year ended 31st March 2024। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बता दिया। However, the financial books disclosed a net profit of 2,60,500 for the same period। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी प्रॉफिट बता दिया, तो हम इजीली पता लगा लेंगे हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। The following information was revealed as a result of scrutiny of the figures of both the sets of books। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब माइनस होता है, एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड प्लस होता है, इंटरेस्ट पेड किया है माइनस हो जाएगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है प्लस हो जाएगा, नॉशनल रेंट एडबैक हो जाता है। हम कॉस्टिंग का प्रॉफिट टॉप पे लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। लॉसेज है माइनस हो जाएगा, डोनेशन माइनस हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया तो लेस कर दो, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट है प्लस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन ओवरचार्ज माइनस हो जाएगा और इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन की डिमांड थी प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एज बेसिस। तो मैंने इसका सॉल्यूशन यहां पे प्रेजेंट कर दिया है, और एज इट इज जो मैंने आपको पीछे बताया प्लस माइनस
वो करके यहां पे शो कर दिए, आप एक बार देख भी सकते हो। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और अटैच किया, बोला स्टेट व्हेन इज द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सिंपल सी बात ये होती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है तो रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत नहीं होती। बस आपको इतना सा यहां पे थ्योरेटिकल आंसर देना है। आप ये मान के चल सकते हो सर ये जो 7 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है, इसमें 6 नंबर की वेटेज जो रही होगी वो मेरे हिसाब से पहले पार्ट की है और सेकंड पॉइंट की 1 नंबर की यहां पे रिक्वायरमेंट रही होगी। इसके बाद अगर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो आपको दिया गया है प्रोसेस कॉस्टिंग में से। सिमिलर क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में भी कर रहे हैं। एंड पार्ट बी जो है वो आपको दिया गया ओवरहेड के चैप्टर में से अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन का। ये इस बार का पेपर काफी इजी था मेरे हिसाब से, बस थोड़ा सा लेंदी रहा क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं जो ऑलमोस्ट हम अपनी क्लासेस में कर रहे हैं। किसी भी तरीके का किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिकी पॉइंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4A, मेटा कंपनी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ट्रायो। प्रोडक्ट का नाम है ट्रायो, प्रोडक्ट का नाम है ट्रायो, which passes through two different processes, process P and process Q। दो प्रोसेस से पास ऑन होगा, प्रोसेस P और Q। Other information obtained from books of account for the year is as follows, प्रोसेस P और प्रोसेस Q। रॉ मटेरियल आपने यूज किया है 10,000 रुपए का और रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 80 रुपीज की। रॉ मटेरियल यूज किया आपने 10,000 और रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 80। तो देखो यहां पे एक डाउट है कि ये रॉ मटेरियल यूज्ड 10,000 यूनिट है कि रुपी है, यूनिट है कि रुपी है। लेकिन अगर मैं 10,000 रुपए की रॉ मटेरियल की कॉस्ट मान के चलूं तो वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड ये तो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये रॉ मटेरियल यूज जो है वो यूनिट्स ही कंसीडर करके चलनी चाहिए। ये मेरी एजम्पशन है। एक बार इंस्टीट्यूट जब सॉल्यूशन दे तो एक बार चेक कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस 170 है, तो कहीं ना कहीं ये जो रॉ मटेरियल यूज्ड है ये आपकी कॉस्ट मेरे हिसाब से तो 10,000 इंटू 8 ही होनी चाहिए। वैसे भी लॉस ऑफ प्रोसेस पी जो है वो 5 रुपए पर यूनिट में आप बेच रहे हो, क्यू का 8 रुपए पर यूनिट में बेच रहे हो, तो ठीक है ये 80 रुपए पर यूनिट ही रहा होगा। क्योंकि अगर मैं इसको 10,000 रुपए मान के चलूं तो 80 रुपए का मटेरियल का प्राइस है। ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं इसको क्वांटिटी मान के चल रहा हूं। सिंपल सी बात है, मैं क्वांटिटी मान के चल रहा हूं। डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंस बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्राइस भी बता दिया, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट बता दी। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो 130 और 190 है। सर ठीक है, हम बिल्कुल ठीक अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि अगर 80 रुपए का प्राइस होगा तो ये सब ठीक बैठेगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो है 3 लाख रुपए एंड आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 3 लाख रुपए का ओवरहेड का ही खर्चा है जो कि हमें इसमें परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंगली बांटना है। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि जो डायरेक्ट वेजेस है उसके प्रोपोर्शन में इसको बांट दो। एक्चुअल आउटपुट जो है टू प्रोसेस का, प्रोसेस पी में 90-200 यूनिट्स का आउटपुट आया। ऑफ कोर्स 10,000 यूनिट्स होगी तभी तो 90-200 यूनिट्स का आउटपुट आएगा, बिल्कुल ठीक है। और क्यू जो है वो 60-400 यूनिट्स है। 3/4 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस पी वाज पास्ड ऑन टू द प्रोसेस क्यू। जो प्रोसेस पी का आउटपुट है 90-200, ये सारा का सारा आपने क्यू में नहीं भेजा, 3/4 भेजा है और बाकी आपने बेच दिया है, ठीक है। एंड द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस क्यू वाज सोल्ड। प्रोसेस क्यू का 60-400 यूनिट सारा का सारा आपने बेच दिया। मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 1,70,000 एंड दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेस। मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस 1,70,000 के हैं जो आपने प्रोसेस में बांट देनी है, ठीक है। द नॉर्मल लॉस ऑफ द टू प्रोसेस कैलकुलेटेड ऑन द इनपुट ऑफ एवरी प्रोसेस वाज, प्रोसेस पी में 6% और प्रोसेस क्यू में 10% का आपने नॉर्मल लॉस कंसीडर करना है। Assume that process P and Q are not the responsibility center।
नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब यही है कि प्रोसेसेस में आपने प्रॉफिट बुक नहीं करना, प्रोसेस केवल और केवल कॉस्ट बेसिस पे ही चलेगी, जो प्रॉफिट बुक होगा वो कॉस्टिंग पीएल में ही बुक होगा। तो क्वेश्चन की डिमांड है प्रोसेस पी क्यू, अब नॉर्मल लॉस या गेन जो भी हो वो बना के दो, साथ में कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बना के दो। सर सेम क्वेश्चन हम अपने क्लासेस में करते हैं, केवल और केवल थोड़ा सा फिगर चेंज के साथ। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4 और हम बनाएंगे सबसे पहले प्रोसेस पी अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस पी अकाउंट, आंसर नंबर 4A। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस पी। चार कॉलम हम डेबिट साइड में लिया करते हैं और चार कॉलम क्रेडिट साइड में। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, दिस इज आवर डेबिट साइड। एंड सिमिलरली चार कॉलम आपके रहेंगे क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, क्रेडिट साइड। सबसे पहले रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹80। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल, यूनिट्स है 10,000, रेट है ₹80 का, 8 लाख रुपए आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद वेजेस की कॉस्ट है 52,000, टू वेजेस 52,000। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस है 8600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8600। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 130 रुपए, कोई रेलेवेंसी नहीं है फिलहाल। प्रोडक्शन ओवरहेड 3 लाख रुपए एज ए आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सिंपली आप क्या करो, डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में बांट दो। प्रोपोर्शन अगर देखोगे तो इट विल बी 4:6 का प्रोपोर्शन है। तो 3 लाख को अगर 4:6 के प्रोपोर्शन में बांटते हो तो ये आ जाएगा पी के लिए 1,20,000 रुपए। टू प्रोडक्शन ओवरहेड 1,20,000 रुपए। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो सर 52,000 और 78,000, ये 1,30,000 है और ये कितना है 3 लाख। तो 1,30,000 3 लाख का कितना परसेंट होता है 43.33%। तो जो कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख 1,30,000 का कितना परसेंट है 230.76%, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आप अगर 52,000 का 230.769% करोगे तो आपको 1,20,000 मिल जाए। उसमें फ्रैक्शन प्रॉब्लम करेगा तो बेटर क्या है सर प्रोपोर्शन में बांट दो ना 4:6, आंसर सेम ही आने वाला है। एक्चुअल में जो आउटपुट आया पी में दैट इज 9200 यूनिट्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाई आउटपुट, और ये जो आउटपुट है इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा 9200 यूनिट का जो आउटपुट है इसमें से 3/4 जो है वो आप प्रोसेस क्यू में ट्रांसफर कर। तो यहां पे आप लिखोगे ट्रांसफर टू क्यू 3/4 ऑफ 9200, 9200 का 3/4 सर ये होगा 6900, और बाकी आपने बेच दिया। सर जो बेच दिया जाता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना 9200 में से 6900 माइनस कर दो, 2300 यूनिट आपने बेच दिया जो कि कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। देन क्वेश्चन ने कहा नॉर्मल लॉस रहेगा 6%, तो हम लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस, बाई नॉर्मल लॉस 6%। तो 10,000 यूनिट अगर आपका इनपुट था तो इसका 6% 600 यूनिट, और एज पर क्वेश्चन इसका स्क्रैप रेट रहेगा 5 रुपए पर यूनिट। तो 3,000 रुपए आपको रिकवर हो जाएंगे। यहां पे आप जब यूनिट्स का टोटल देखोगे तो डेबिट साइड में यूनिट का टोटल है 10,000 और क्रेडिट साइड में जो यूनिट का टोटल अभी बन रहा है वो 9,800 यूनिट ही बन रहा है। तो यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर में अब नॉर्मल लॉस पता चलेगा, दैट इज इन बैलेंसिंग फिगर 200 यूनिट, 200 यूनिट। इस तरीके से आप यूनिट तो मैच कर दोगे। करो जरा डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल,
ये आ गया 9,80,600। अब हमें चाहिए अब नॉर्मल लॉस और आउटपुट के लिए कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप फॉर्मूला यूज किया करते हो सर, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन होती है टोटल प्रोसेस कॉस्ट 9,80,600 माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपए डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट्स कितनी थी 10,000 माइनस में नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी थी 600। ये आ जाएगा आपका 104 पर यूनिट, 104 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ गई। ये 104 पर यूनिट जो है वो अब नॉर्मल लॉस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और सेल्स यूनिट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 20,800, ये आ गया 7,17,600 और ये आ गया 239,200। तो टोटल आ गया आपका जो हमें चाहिए था 9,80,600। इस तरीके से आप सबसे पहले प्रोसेस पी बना सकते थे, और प्रोसेस पी के बाद सिमिलर तरीके से आपको प्रोसेस क्यू बनाना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट करता हूं, चलो मैंने इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर लिया है। और अब हम बनाएंगे प्रोसेस क्यू अकाउंट। 4 कॉलम डेबिट साइड पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट और 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट। सबसे पहले हम इनपुट लिखेंगे, टू इनपुट। सर ये इनपुट कहां से आया, तो ये इनपुट आया ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, वो प्रोसेस वन, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन। प्रोसेस वन से ट्रांसफर की अगर बात करें तो ट्रांसफर हुआ है पी से, ट्रांसफर हुआ है पी से, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन लिख लो, पी लिख लो, एक ही बात है। कितना ट्रांसफर हुआ 6900 यूनिट्स 104 के अकॉर्डिंगली 717,600। सर 6900 यूनिट्स 104 के अकॉर्डिंगली 717,600। इसके बाद आपने प्रोसेस क्यू में कोई मटेरियल का खर्चा तो लगाया नहीं, वेजेस का एक्सपेंस किया है 78,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आपने खर्च किया है 11,100। प्रोडक्शन ओवरहेड हम प्रोपोर्शनेटली बांट रहे थे 3 लाख रुपए को 4:6 के प्रोपोर्शन में। तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000, या एक 20 वहां पे डाला था तो बैलेंस भी आप यहां पे एक 80 सीधा सीधा भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था आउटपुट आया 6400 यूनिट्स क्यू में, सारा का सारा बेच दिया। सर सारा का सारा बेच दिया तो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में 6400 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस की फिलहाल कोई रेलेवेंसी नहीं है, वो कॉस्टिंग पीएल के लिए गिवन है। देन नॉर्मल लॉस है प्रोसेस क्यू में 10%, इनपुट था 6900 यूनिट्स का, तो इसका 10% मतलब 690 यूनिट्स जो है दैट विल बी योर नॉर्मल लॉस, जिसका स्क्रैप का रेट रहेगा 8 रुपए पर यूनिट, 8 रुपए पर यूनिट। तो ये आ जाएगा 5520। बस आप देखोगे डेबिट साइड में 6900 यूनिट है, जबकि क्रेडिट साइड में नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी ज्यादा है, क्रेडिट साइड में आपकी नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है। कितनी
7090। तो सर यहां पे बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा, दैट विल बी नॉन एज अब नॉर्मल गेन इन बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 190 यूनिट्स। तो हमने यूनिट्स तो मैच कर दी बैलेंसिंग फिगर में निकाल के। अब हमें ट्रांसफर टू पीएल और अबनॉर्मल गेन के लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो ये जो डेबिट साइड में आपने खर्चे लिख रखे हैं इसका जरा टोटल कर लो। 717600 प्लस 78,000 प्लस 11,100 प्लस 1,80,000। सर ये कॉस्ट का टोटल आ रहा है 986,700। दिस इज द डेबिट साइड कॉस्ट टोटल 986,700 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 5520 डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट थी 6900 जिसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट चली गई 690। ये आ जाएगा 158 पर यूनिट, 158 पर यूनिट। ये अप्लाई कर दो अब नॉर्मल गेन की यूनिट्स पे, 30020 और यहां पे 6400 यूनिट्स पे ये आ जाएगा 10,11,200। तो टोटल आ जाएगा 10,16,720, 10,16,720। सर प्रोसेस पी बन गया, प्रोसेस क्यू बन गया। क्वेश्चन ने कहा अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन अकाउंट भी बना ही दो। चलो जी बना दो, बनाओ अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में भी कॉलम तो हम सेम ही रखते हैं, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट डेबिट साइड, एंड पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहले लेजर पोस्टिंग करो। प्रोसेस पी में आपका अब नॉर्मल लॉस आया तो एंट्री हुई अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस पी। तो टू प्रोसेस पी कितनी यूनिट? सर 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 104 20,800। 200 यूनिट्स 104 20,800। ये तो लेजर पोस्टिंग हो गई। अब इस प्रोसेस में जो लॉस हो रहे थे वो 5 रुपए के हिसाब से बिक रहे थे। तो जब आप ये 200 यूनिट एज ए स्क्रैप बेचोगे तो एंट्री होगी बाई कैश 200 यूनिट्स 5 रुपए के अकॉर्डिंगली 10,000 में। तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? तो कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा आपका लॉस, बैलेंसिंग फिगर कितना? 10,800। 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स टोटल 20,800, 20,800। जैसे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया बिल्कुल वैसे ही अब नॉर्मल गेन बनाने की कोशिश कर लेते हैं। एक काम करता हूं, इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट करता हूं, डुप्लीकेट स्लाइड बना ली इसकी। अब नॉर्मल गेन अकाउंट, जो प्रोसेस क्यू था उसमें अब नॉर्मल गेन आया तो एंट्री क्या थी? प्रोसेस क्यू अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल गेन। तो अब नॉर्मल गेन में लिखेंगे बाई प्रोसेस क्यू, अब नॉर्मल गेन में लिखेंगे बाई प्रोसेस क्यू। कितनी यूनिट्स? सर 190 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 158, 30,020। 190 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 158, 30,020।
अब होगा क्या, आप तो प्रोसेस क्यू में सोच के बैठे थे कि ये यूनिट खराब होगी और आप इसको 8 रुपए में बेच दोगे, बट बेच तो नहीं पाओगे। क्यों? अब नॉर्मल गेन हो गया, तो आपको नॉर्मल लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो टू नॉर्मल लॉस, सर जो आप नॉर्मल लॉस बुक करके बैठे हो वो आपको नहीं मिलने वाला। 190 यूनिट जो 8 रुपए का स्क्रैप आप सोच के बैठे थे, उस रेट पे नहीं बेच पाओगे। तो इतना अगर आपका फायदा है तो आपको इतना नुकसान भी है। 30,000 20 रुपए का फायदा है तो 1520 रुपए का नुकसान भी है, क्योंकि एज ए स्क्रैप नहीं बेच पाओगे। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन बैलेंसिंग फिगर। देख लो कितना नुकसान होगा। ये है 30,020 माइनस 1520, 28,500, ये आ जाएगा 30,020। अब नॉर्मल गेन अकाउंट भी बन गया। लास्ट में क्वेश्चन चाहता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना ही दो। चलो जी बना ही देते हैं फिर। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूनिट्स और रेट की जरूरत तो नहीं होती, तो दो कॉलम डेबिट साइड ले लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और सिमिलरली दो कॉलम ले लो क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले तो सेल्स बुक कर लो। बाई सेल्स, आपने सेल्स की है प्रोडक्ट पी और क्यू की, ध्यान देना प्रोडक्ट नहीं प्रोसेस पी और क्यू में, पी और क्यू में एज पर क्वेश्चन आप पी में सेल कर रहे थे, आप पी में सेल कर रहे थे 2300 यूनिट्स, आप पी में सेल कर रहे थे 2300 यूनिट्स, और पी में प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन था, पी में आप 130 रुपए के अकॉर्डिंगली सेल कर रहे थे। क्यू में अगर बात करें सारा का सारा आपने बेच दिया था 6400 यूनिट्स, रेट क्या है 190 का, 6400 यूनिट्स 190 का, तो आपको सेल पता चल जाएगी। दोनों का एडिशन शो कर सकते हैं। 15,15,000, 15,15,000 रुपए आपने टोटल सेल करिए। साथ में लेजर पोस्टिंग करो। सर जो प्रोसेस पी था उसमें आपने लिखा था ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो एंट्री थी एक तरीके से कॉस्टिंग पीएल टू पी प्रोसेस पी 2300 एट द रेट ऑफ 104, 2,39,200। तो कॉस्ट ट्रांसफर करो जरा कॉस्टिंग पीएल में टू प्रोसेस पी, यूनिट्स रेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अमाउंट ट्रांसफर करो, दैट इज 2,39,200, 2,39,200। सिमिलरली आपने प्रोसेस क्यू से ट्रांसफर किया है 6400 यूनिट की कॉस्ट, दैट इज 10,11,200, 10,11,200। सिमिलरली आपने अब नॉर्मल लॉस से ट्रांसफर किया है, एंट्री दी कॉस्टिंग पीएल टू अब नॉर्मल लॉस 10,800, टू अब नॉर्मल लॉस 10,800, और अब नॉर्मल गेन से आपने ट्रांसफर करना है कॉस्टिंग पीएल में 28,500, एंट्री है अब नॉर्मल गेन टू कॉस्टिंग पीएल, तो बाई अब नॉर्मल गेन 28,500 बाई अब नॉर्मल गेन 28,500। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था एक खर्चा है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का 1,70,000 का, जो प्रोसेस में बांटा नहीं आपने बट कॉस्टिंग पीएल में तो दिखाओगे। तो टू सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कोई भी नाम लिख दो आप, 1,70,000 रुपए का खर्चा था। बस देख लो आपको आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पता चल जाएगा।
क्रेडिट साइड का पहले टोटल किया मैंने तो ये आ रहा है 1543,500। ये आ रहा है 1,12,300। तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर में 1,12,300। तो अगेन कहूंगा एक लेंदी क्वेश्चन है, एक लेंदी क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का। क्या वेटेज? 8 नंबर की वेटेज। वेटेज ठीक है 8 नंबर की, बट फिर भी लेंदी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, फिर भी लेंदी क्वेश्चन है। 15 मिनट मिलते हैं अपने को 8 नंबर के लिए, और कहीं ना कहीं अपने को यहां पे 15 मिनट से ज्यादा ही टाइम लग रहा है, बट हाँ रिकॉन्सिलिएशन वाला आपको एक छोटा क्वेश्चन मिल गया था। इसके बाद अगर आप देखते हो तो इसके साथ 6 नंबर का अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन जो हम ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ओवरहेड के चैप्टर में से अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन का ये क्वेश्चन है। द कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट was being discussed at a review meeting wherein cost accountant of the company report under absorption of production over। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है कि भाई अंडर अब्जॉर्प्शन आने वाला है, यहां पे ओवर अब्जॉर्प्शन तो नहीं आएगा। The following information was available from the cost record of the company at the end of financial year 2023-24. Point number 1, actual production overhead incurred were 4,50,000, लेकिन which included ₹42,000 on account of return of obsolete store। सर अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते वक्त अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई भी ऑब्सोलीट स्टोर इंक्लूड होता है तो सबसे पहले तो वो माइनस कर दिया जाता है। तो 4.5 लाख में से 42,000 तो माइनस हो ही जाएगा। बाद में जो एक्सपेंसेस बचेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ। 18,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 10,000 यूनिट्स आप बेच चुके और 8,000 यूनिट आपके पास फिनिश स्टॉक में। 18,000 यूनिट बनाई, 10,000 यूनिट बेच दी जिसका ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। 8,000 यूनिट फिनिश स्टॉक में है जिसका ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट में। देयर वर आल्सो 5,000 यूनिट्स इन प्रोग्रेस विच मे बी रेकन्ड एज 40% कंप्लीट। 5,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में है, 40% कंप्लीट है, तो 2,000 यूनिट ये हो गई, 2,000 यूनिट ये हो गई, 5,000 का 40%, तो इसका मतलब टोटल यूनिट होगी 18 आपने प्रोड्यूस करी, 2,000 WIP में है तो 20,000 यूनिट हो गई। एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड 43,000 आपके एक्चुअल मशीन आवर्स है, एंड ABC लिमिटेड अब्सॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ₹8 पर मशीन आवर। तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल ओवरहेड होंगे आपके 4,50,000 माइनस में 42,000, 4,08,000, और अब्सॉर्ब हो जाएंगे 43,000 इंटू 8, 43,000 इंटू 8, 3,44,000। तो सर यहां से आपको आपका अंडर अब्जॉर्प्शन मिलेगा, दैट इज 64,000 का। मैंने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन कर रखी है। एक्चुअल ओवरहेड 4,50,000, ऑब्सोलीट माइनस कर दिया 42,000, नेट बचा 4,08,000। अब्सॉर्ब कैलकुलेट कर लिया 43,000 आवर्स इंटू 8, प्री डिटरमाइंड रेट है 344, तो 64,000 आपका अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया। देन क्वेश्चन ने कहा on investigation it has been found that 20% of the under absorption of production overhead was due to defective planning। सर डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से जो होता है दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 64,000 का 20% 12,800 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जो 64,000 है उसमें से जब 12,800 PL में चला जाएगा तो 51,200 बचेगा। सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करेंगे, 51,200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई थी आपकी 18 और 2 20,000 आपका सप्लीमेंट्री रेट आएगा 2.56। ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है मैंने। 64,000 का 20% 12,800 PL में चला गया, बच गया 64,000 माइनस 12,800 51,200 डिवाइड बाई 20,000 किया, रेट आ गया 2.56 पर यूनिट। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ने कहा रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट, बाकी नॉर्मल है। क्वेश्चन की डिमांड थी पहला अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन निकालो, निकाल दिया। दूसरा ट्रीटमेंट, सर ट्रीटमेंट ही तो बता रहे हैं। आपकी जो 2.56 का रेट आया
10,000 यूनिट आप बेच चुके हो तो 10,000 इंटू 2.56 चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। 8,000 फिनिश स्टॉक में तो 8,000 इंटू 2.56 चला जाएगा फिनिश स्टॉक में। और 2,000 यूनिट आपकी नेट डब्ल्यूआईपी में 5,000 का 40%, तो 2,000 इंटू 2.56 चला जाएगा आपका डब्ल्यूआईपी अकाउंट में। तो काफी ज्यादा सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया, वेटेज अच्छी है, जितना सिंपल है उसके अकॉर्डिंगली वेटेज अच्छी है आपकी। 6 नंबर की वेटेज आपको इस क्वेश्चन की एग्जाम में मिल गई थी। तो पेपर इस बार इजी था, बट थोड़ा सा लेंथी फील हुआ मुझे ये पेपर। इसके बाद प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 5 को 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए में 6 मार्क्स का एम्प्लॉय टर्नओवर का क्वेश्चन रखा, सेम क्वेश्चन जो हम करते हैं अपनी क्लासेस में। इसमें 4 नंबर का एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन अटैच किया गया है, केवल 4 नंबर का, और 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट यहां पे दिया गया है। तो ये 4 नंबर का मैंडेटरी थ्योरी क्वेश्चन था जो आपको अटेम्प्ट यहां पे करना ही करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए देखो, दैट इज फ्रॉम लेबर टर्नओवर सुपर लिमिटेड। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाई लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री। Before analyzing the causes and taking remedial steps, the management of the company wants to ascertain the profit lost for the year 2022-23 on account of labor turnover. Profit lost हम जानना चाह रहे हैं। For this purpose, it has given you the following information. पिछले साल आपने सेल करी थी 2,16,80,000 और पीवी रेशियो 15% था। अगर 2,16,80,000 आपकी सेल थी और 15% आपका पीवी रेशियो था, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन था पिछले साल वो था 32,52,000 का। ये आपने कंट्रीब्यूशन कमाया लास्ट ईयर। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 5 लाख आवर्स। वैसे तो टोटल एक्चुअल आवर्स थे 5 लाख, लेकिन द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर इंक्लूडेड, इसमें 60,000 आवर्स इंक्लूड है एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच 40% ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। तो सर 60,000 में 40% मतलब 24,000 घंटे जो है वो तो अनप्रोडक्टिव है। इसका मतलब ये 5 लाख नहीं ट्रीट किए जाते, 5 लाख माइनस 24,000, 4,76,000 ही आवर्स ट्रीट किए जाते। मतलब सर 32,50,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने 4,76,000 आवर्स में कमाया। सिंपल सी बात ये है। ड्यू टू डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर 95,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। कहते हैं लेबर छोड़ के जा रही थी, वैकेंसी फिल करने में डिले होने की वजह से 95,000 पोटेंशियल आवर लॉस्ट हो गए, एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर। ये ट्रेनिंग आवर को छोड़कर दी गिवन है। तो 95,000 अगर मैं काम करता तो कुछ कमाता। इसके अलावा 1500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वर डिफेक्टिव। ट्रेनिंग पीरियड में 1500 यूनिट जो बनाई वो डिफेक्टिव बनाई, जिसपे रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट आई 40 रुपए पर यूनिट। तो सर 1500 इंटू 40 ये रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट भी आ गई। इसके अलावा स्टेट सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन 237,880, 237,880 आपका सेटलमेंट कॉस्ट रहेगी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट एंड सिलेक्शन है आपका 1,40,000 का, और ट्रेनिंग एंड इंडक्शन की कॉस्ट है 161,950। ये तो कॉपी पेस्ट करना है। अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट जो 95,000 आवर्स थे एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर could have been sold at the prevailing prices। हम बेच सकते थे, अगर काम हो जाता तो माल बिक जाता। Find the profit lost for the year 22-23 on account of labor turnover। सर सिमिलर क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में करते हैं, केवल और केवल फिगर चेंज के साथ। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाया करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फोरगोन, ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। बनाया नहीं है, इसका सोल्यूशन मैंने आपके साथ ही बनाते हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5A, क्योंकि मैं क्या है टाइम के अकॉर्डिंगली जितना मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्यूशन कुछ बना लेता हूं, और नहीं मिल पाता तो मैं आपके साथ ही सॉल्व कर लेता हूं। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। सिंपल 2 कॉलम में हम अपना स्टेटमेंट शो कर दिया करते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
जिसमें सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि जो सिंपल सिंपल सी कॉस्ट है वो कंसीडर कर लिया करें। जैसे कि सर रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट है 1500 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 1500 यूनिट 40 के अकॉर्डिंगली 60,000। सेटलमेंट कॉस्ट है 237,880। सेटलमेंट कॉस्ट 237,880। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट 1,40,000। $1,40,000। ट्रेनिंग एंड इंडक्शन कॉस्ट 161,950। ट्रेनिंग एंड इंडक्शन कॉस्ट 161,950। और साथ में आपको एक नुकसान होगा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट का, जो कि सिंपली मैं कहूं तो 95,000 आवर्स जो है वो आपके पोटेंशियली लॉस्ट हो गए थे। सर एक घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन कमा पा रहा था, एक घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन कमा पा रहा था? तो सिंपल सी बात ये थी कि 2,16,80,000 का कंट्रीब्यूशन आप कमा वो आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे 32,52,000 का। कितने घंटों में? 5 लाख घंटे काम किया था, लेकिन उसमें 24,000 घंटे तो वेस्ट थे। तो 4,76,000 आवर्स में आप ये कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहे थे। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहां पे। कंट्रीब्यूशन पर आवर आपकी सेल थी 2,16,80,000। 2,16,80,000 इज आवर सेल, जिसपे आप 15% का कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे। 5 लाख घंटे आपने काम जरूर किया, लेकिन इसमें 60,000 आवर्स ट्रेनिंग के थे, जिसका 40% आपका अनप्रोडक्टिव था। तो काम तो 476 आवर्स ही हुआ, 4,76,000 आवर्स। तो 2,16,80,000 का 15% इज द कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 4,76,000 आवर्स। तो सर ये आएगा आपका 6.8319 6.8319 6.8319 मल्टीप्लाई बाई 95,000 आवर्स, तो ये आ गया 649,034 649,034। अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉफिट लॉस पे पहुंच जाओ। आप अपने प्रॉफिट लॉस पे पहुंच जाओगे। दैट विल बी 1248,864 1248,864। अब देखो इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी किया जाता है। कई बार ऑथर क्या करते हैं, ये जो 95,000 आवर्स है, इन आवर्स के अंदर 60,000 का 60% 36,000 आवर्स भी कुछ ऑथर कंसिडर करते हैं। और उस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त क्या किया जाता है, 32,52,000 डिवाइड बाई 5 लाख कर लिया जाता है सीधा सीधा। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको इसका देखने को मिल सकता है। तो एक बार इंस्टीट्यूट का जब सॉल्यूशन आ जाए तो आप ये जो कैलकुलेशन है इसमें चेक कर लेना कि क्या 95,000 आवर्स ही कंसीडर किए गए हैं, या फिर 95,000 प्लस जो यहां पे 24,000 घंटे अनप्रोडक्टिव थे ये भी कवर किए गए। तो एक बार चेक कर लेना। बाकी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप 24,000 घंटे इसमें इंक्लूड करके देते हो आंसर, तो भी वो ठीक माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, 4 नंबर का केवल और केवल मार्जिनल कॉस्टिंग में से। और ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है।
आपको 2 सालों की सेल और प्रॉफिट और लॉस दे दिया है। अगर आप सेल का डिफरेंस देखोगे तो दैट इज 60 लाख, और अगर आप प्रॉफिट का डिफरेंस देख रहे हो तो 3,80,000 नेगेटिव है और 11,20,000 पॉजिटिव है। तो सर डिफरेंस 15 लाख का है। तो चेंज इन प्रॉफिट है 15 लाख का, चेंज इन सेल्स है 60 लाख का, तो पीवी रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा 25% का। क्वेश्चन की पहली डिमांड आपको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करके देना है। कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन दिया गया मार्जिनल कॉस्टिंग में से, तो अदरवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग तो इतना बड़ा लेंदी चैप्टर हम पढ़ के जाते हैं और उसमें से इतना छोटा सा क्वेश्चन, ये तो नाइंसाफी ही है। सर ब्रेक इवन पॉइंट अपने को कैलकुलेट करके देना है, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने अपने को प्रॉफिट और लॉस दे दिया 2 सालों का और सेल्स दे दी। तो इससे हम वर्किंग नोट पे जाएंगे। पहले तो वर्किंग नोट में आप सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100, क्योंकि पीवी रेशियो परसेंटेज में होता है। सर प्रॉफिट में चेंज है 15 लाख का और सेल में चेंज है 60 लाख का, तो आपको सबसे पहले तो पीवी रेशियो पता चल गया 25% का, 25% का पीवी रेशियो पता चल गया। जैसे ही आपको 25% का पीवी रेशियो पता चला, आप सेल्स के फॉर्मूले की हेल्प ले लो। सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स, अगर मैं 2023-24 की सेल पिक करूं दैट इज 2 करोड़ 40 लाख, तो मैं कहूंगा सर 2 करोड़ 40 लाख रुपए की सेल्स थी। फिक्स्ड कॉस्ट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, जब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की सेल थी तो प्रॉफिट था 11,20,000 का, 11,20,000 का, पीवी रेशियो 25% था। तो आप यहां से इजीली अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ गया 48,80,000। जब आपको आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई 48,80,000 है, जब आपको आपका पीवी रेशियो पता चल गया 25% है, तो आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी पता चल गया, दैट इज 1,95,20,000, 1,95,20,000। सिंपल रिक्वायरमेंट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा पॉइंट नंबर 2 में, नेक्स्ट ईयर मान लो 2024-25 में इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 5%, वेरिएबल कॉस्ट 5% से आपकी बढ़ जाएगी, एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 4,80,000, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 4,80,000 से हो जाएगा कम। सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है। कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15 लाख, 15 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ सेल कितनी करनी पड़ेगी। सर देखो सेल्स का फॉर्मूला यूज करना है अपने को, सिंपल सी बात यह है, फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो अभी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 48,80,000 थी और क्वेश्चन ने कहा ये 4,80,000 से कम हो जाएगी। अगर 48,80,000 को 4 लाख से कम करोगे, 4,80,000 से कम करोगे, तो इट विल बी 44 लाख, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 44 लाख प्लस, एज पर क्वेश्चन आपको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो सर ये 15 लाख का आपको प्रॉफिट कमाना है, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। देखो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कर दिया क्वेश्चन ने, जिसकी वजह से आपके पीवी रेशियो पे इंपैक्ट आएगा। तो एक काम करते हैं 2023-24 को बेस लेता हूं मैं, 2023-24 को बेस लेता हूं मैं। अगर मैं 2023-24 को बेस लेता हूं तो देखो सेल्स कितनी थी, सेल्स थी ये 2023-24, ये 2023-24, केवल और केवल पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सर 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपकी 2023-24 में सेल थी। अब मुझे बोला गया कि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हो तो ये 2 करोड़ 40 लाख 2 करोड़ 40 लाख ही रहेगा इसके हिसाब से। अब
अगर मैं बात करूं यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन की, तो सर यहां पे कंट्रीब्यूशन दैट इज पीवी रेशियो चल रहा था 25%, तो 2,40,00,000 का 25% 60 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था। मतलब यहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 1,80,00,000 थी, ऐसा ही कुछ था। अब क्वेश्चन कहता है कि मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब यही डेटा अगर होता तो मेरी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है 1,80,00,000 रुपए वो 5% से बढ़ती, तो ये 1,89,00,000 हो जाता। सिंपल सी बात ये थी। तो ये कंट्रीब्यूशन कितना दिखता फिर? सर ये फिर कंट्रीब्यूशन आपको 51 लाख दिखता, 51 लाख दिखता। और अगर ये 51 लाख दिखता तो उस सिचुएशन में आपका पीवी रेशियो क्या होता? सर कंट्रीब्यूशन होता मेरा 51 लाख, अगर 2,40,00,000 रुपए की सेल पे, तो ये परसेंटेज टर्म में दिखता 21.25% दिखता, 21.25% दिखता। आप चाहो तो ऐसा ना करके ऐसे भी देख सकते हो कि सर वेरिएबल कॉस्ट 75% चल रही थी, तो 100 रुपए की अगर मेरी सेल होती, पहले 75 थी 100 के पीछे, तो जो 75 था वो 5% से बढ़ जाता, जो वो 5% से बढ़ जाता तो ये 78.75 हो जाता, तो ये कितना बचता? 21.25। अपने को 21.25 पे पहुंचना है, चाहे आप 2022-23 के डेटा वो बेस बनाओ, 23-24 बनाओ, या फिर लेट करके बनाओ, x100 कुछ भी करके बनाओ, 21.25% आपका नया पीवी रेशियो बन के आएगा। अकॉर्डिंगली आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 2,77,64,000, राउंड ऑफ में 706, 2,77,64,706 ये आपको सेल करनी पड़ेगी अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट 4,80,000 से डाउन होती है, प्रॉफिट आपको 15 लाख रुपए का चाहिए। तो इसके बाद इसके साथ एक सी क्वेश्चन अटैच किया गया, बजट एंड बजटरी कंट्रोल का 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। आप अपने स्टडी मटेरियल में इसका आंसर थ्योरेटिकली देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि हमें पता है थ्योरेटिकल आता है, सर डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इंट्रोडक्शन में से डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्क्रैप इन कॉस्ट अकाउंट मटेरियल कॉस्टिंग में से डिस्क्राइब यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर ईच मेथड वेयर दीज आर यूज्ड। सर यूनिट कॉस्टिंग भी कवर कर लिया, बैच कॉस्टिंग भी कवर कर लिया, या फिर सी ये ना अटेम्प्ट करके ये अटेम्प्ट कर दो। कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली आइडल टाइम एंड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलोइंग सिचुएशन, द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीन इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्कर मिस्टर ए। सेटिंग अप टाइम सर आइडल टाइम होता है, नॉर्मल आइडल टाइम होता है जो कि हम कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रेक टाइम फॉर लंच इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर मिस्टर बी, सर नॉर्मल ब्रेक टाइम जो होता है वो भी नॉर्मल आइडल टाइम होता है, ये भी कस्टमर से रिकवर कर लिया जाता है। एंड टाइम लॉस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीन जो होता है वो होता है आपका अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल आइडल टाइम, जो कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो सी पार्ट है इसको तो मैं थ्योरेटिकल बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन हो जाता है। तो ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर आया था एग्जाम में पार्ट 2 70 मार्क्स के लिए, क्योंकि जो 30 मार्क्स का पेपर था आपका वो आपका इंस्टीट्यूट ने अपने पास रख लिया था, एमसीक्यू था। हालांकि कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पे, कुछ इंस्टाग्राम चैनल वगैरह पे मैंने देखा है कि पेपर का क्वेश्चन पेपर जो है वहां पे अपलोड किया गया है। एक बार इंस्टीट्यूट खुद अगर रिलीज कर दे पेपर तो थोड़ा सा श्योरिटी हो जाए कि भाई हाँ ये पेपर है। लेकिन जो भी इंस्टा वगैरह पे पेपर दिए गए उससे मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूं कि कॉस्ट शीट का शायद पहला क्वेश्चन था, जो एमसीक्यू था उसमें कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से आपसे पूछा गया था, और कुछ आपसे प्रैक्टिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट उसमें किसी भी तरीके का कोई थ्योरी क्वेश्चन वगैरह नहीं था। तो जो एमसीक्यू था 30 मार्क्स का, उसमें किसी भी तरीके का कोई टिपिकल पार्ट नहीं था। अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट पेपर रिलीज कर दे वो सजेस्टेड आंसर के टाइम पे या कभी भी रिलीज कर दे, तो ऑफ कोर्स हम आपको उसका सॉल्यूशन
जरूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो जो था उसका मेन पर्पस था अभी अभी जो मई 2024 में सीए इंटरमीडिएट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना, ताकि आपने जो आंसर्स एग्जाम में प्रेजेंट किए हैं वो ठीक किए हैं या नहीं किए, आप एक बार उसका एनालिसिस कर सको। मैं अगर बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट में मैं 2 पेपर टीच करता हूं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सेकंड ग्रुप में अगर मैं बात करूं एफएमएस। फर्स्ट ग्रुप में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सेकंड ग्रुप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो मैं टीच करता हूं। तो आज हमने आपके साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था मई 2024 में उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया। अगर आपको मैंने ये जो आपके सामने सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप वहां से ये सजेस्टेड आंसर जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल प्राइसेस पे हमारी क्लासेस बाई करनी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफएमएसएम की, तो वो भी आप हमारी मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप में देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो commercelectures.com, वहां पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब हम सीए स्टूडेंट्स के लिए भी अपने यूट्यूब चैनल पे रिवीजन लेक्चर्स लेने वाले हैं सितंबर 2024 एग्जाम्स के लिए, और साथ में इसी तरीके के जो एमटीपी आरटीपीज वगैरह आने वाले हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी सारा कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिलने वाला है सितंबर 2024 एग्जाम्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।